हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे होंगे और जितना भी आपने स्टडी का टाइम टेबल सेट कर रखा है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग सी टेट जुलाई 2024 में जो सी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके हिंदी के पैसेज के बारे में देखेंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है पैसेज, और इसमें गद्यांश और काव्यांश दोनों है। ठीक है, गद्य और पद्य से जो पैसेज बनते हैं या जो गद्यांश बनते हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्नों को हम उन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे पैसेज के साथ। और ये तीसरी क्लास है, और अगर आपने 2 क्लासेस नहीं देखी और बहुत सी वीडियोज अपलोड है सी टेट को लेकर, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखें और बताएं कि आपका स्कोर कितना है और आपको वीडियोज कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं और उनसे संबंधित गद्यांश और पद्यांश है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम गद्यांश या काव्यांश पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जिससे ये तय हो जाता है या एक आउटलाइन हो जाता है माइंड में कि हाँ ये क्वेश्चन है। और गद्यांश पढ़ते समय आपको बिल्कुल याद रहता है कि हाँ इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है और इस प्रकार से पूछा गया है। तो आपको ये होता है कि पूरा गद्यांश ध्यान से नहीं बल्कि क्वेश्चन के हिसाब से सरसरी तौर से आप पढ़ते हैं उसको। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शंस नहीं फिलहाल। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि मनुष्य का भाग कैसे बनता है, भाग्य कैसे बनता है। ये गद्यांश से संबंधित है, गद्यांश पढ़ेंगे तब इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा। आलसी व्यक्ति अपनी असफलता का दोष किसे देता है, प्रकृति किसका सम्मान करती है। तो ये सारे जो है क्वेश्चन गद्यांश से हैं। किस व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम है, क्या है वो श्रम, कैसा श्रम है। यहाँ पे देखिए कुछ जो है वो आ जाते हैं व्याकरण से भी। तो यहाँ व्याकरण से है, पुरुषार्थ शब्द का संधि विच्छेद है, तो ये हम बिना गद्यांश पढ़े भी कर सकते हैं, है ना। तो पुरुषार्थ शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो पुरुष योग अर्थ हो जाएगा। ठीक है, जिसमें दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। तो ये एक क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये हो जाता है कि आप व्याकरण से प्रश्न पाते हैं या मिलते हैं वो प्रश्न आप पहले ही गद्यांश पढ़ने से पहले कर लेते हैं, जिससे टाइम की भी बचत हो जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पैसेज बहुत लेंदी होते हैं, खासकर पेपर 2 में और जो है लेंदी होते हैं। तो पेपर 2 के भी जो है गद्यांश देखे जाएंगे। फिलहाल अभी पेपर 1 के ही चल रहे हैं, जो 2-3 क्लासेस आई हैं वो पेपर 1 की ही हैं, जिसमें गद्यांश पद्यांश दोनों पूछा जाता है। और पेपर 2 में सिर्फ गद्यांश 2 जगह पूछा जाता है और लेंदे लेंदे गद्यांश पूछे जाते हैं। उनके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे आने वाली अगली वीडियोस में। फिलहाल देखते हैं ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, और इसका जो उदाहरण है वो संतोष हो सकता है, देवेंद्र हो सकता है। जैसे देवेंद्र में अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो देव प्लस या योग इंद्र। ठीक है, ये हो जाएगा। संतोष का सम योग तोष हो जाएगा। इसी तरह पुरुष और अर्थ का हो जाएगा। ठीक है, ये बात रही। विपरीत शब्द का विलोम होगा, तो ये भी व्याकरण से है, इसे भी आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। विपरीत शब्द का विलोम यानी कि इसका उल्टा पूछा है विपरीत। विपरीत तो प्रतिकूल, उल्टा प्राकृतिक। प्रतिकूल नहीं होगा, अनुकूल हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, इसका विपरीत शब्द का विलोम अनुकूल हो जाएगा। प्रतिकूल मतलब विपरीत ही होता है। सामर्थ्य शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय है, यानी कि मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है। आप जानते हैं शब्द के लास्ट में जो जुड़ता है या अंतिम जो अक्षर होता है वो प्रत्यय होता है, और आगे जो जुड़ता है वो उपसर्ग होता है। तो इसमें प्रत्यय यानी कि विषय का जो अक्षर है उसे पूछा गया है और मूल शब्द भी पूछा गया है। तो सामर्थ्य योग यह है, समर्थ योग अ यह है, और सम योग अर्थ योग यह है, समर्थ योग यह है। 8वें के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए, यानी कि सामर्थ्य के मूल और प्रत्यय शब्द की बात कर ली जाए, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। ईश्वर का पर्यायवाची नहीं होगा, प्रभु जगदीश विधाता विधान। तो 9वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो विधान
ठीक है। विधाता जगदीश प्रभु ये ईश्वर के ही पर्यायवाची रूप है, लेकिन विधान नहीं है। ठीक है, विधि विधान। ठीक है, तो ये तो हम लोग कर चुके। अब गद्यांश फिलहाल पढ़ते हैं और देखते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को। तो ऐसे 9 प्रश्नों में से तो 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो व्याकरण से हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम गद्यांश, देखते हैं क्या है। गद्यांश में है कि परिश्रमी व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता। उनके मन में इतना संतोष तो अवश्य रहता है कि उसमें जितनी सामर्थ्य थी उसने उतना प्रयत्न किया। फल देना या ना देना तो ईश्वर के अधीन है, यानी कि ईश्वर के हाथ में है फल। मानव का कर्तव्य केवल कार्य करना है। इसके विपरीत आलसी व्यक्ति किसी कार्य की असफलता पर उसका दोष भाग्य को देते हैं। प्रश्न यह है कि भाग्य क्या है। किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य का भाग्य ही परिश्रम से बनता है। यदि कोई व्यक्ति सोचकर बैठ जाए कि उसके भाग्य में अमुक वस्तु नहीं है, यानी कि कोई एक निश्चित जिस वस्तु को आप पाना चाहते हैं वो आप पहले से सोच लेते हैं कि भाग्य में नहीं है, तो वह उसके लिए कुछ भी कार्य करे, परिश्रम करे, परंतु वह वस्तु उसे प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वो उस व्यक्ति ने पहले से ही अपने मन में उस चीज़ को या उस वस्तु को या उस तरीके से अपने मन की भावनाओं को बना रखा है कि वो कितनी भी कोशिश करेगा उसे प्राप्त नहीं होगी। प्रकृति भी भाग्य के बल से नहीं, व्यक्ति के पुरुषार्थ के बल पर से ही झुकती है, यानी कि आपका पुरुषार्थ कैसा, आप काम किस तरह से उस अपने गोल को लेकर कर रहे हैं, उसके हिसाब से। भारतीय संस्कृति में कहा जाने वाला तप भी परिश्रम का ही पर्याय है। तप मतलब जिसमें आप सब कुछ छोड़कर पूरी एक ही दिशा में अपने लक्ष्य की तरफ पूरी तरह से उन्मुख हो, करने में तत्पर हो। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम ही तप है। इस तप या श्रम के कारण नहुस इंद्रासन का अधिकारी बना। कालिदास महान कवि, मैडम क्यूरी तथा एडिसन महान वैज्ञानिक तथा अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति। ठीक है, श्रम, कोशिश जिसे आप कहते हैं कि अंतिम समय तक लगे रहिए। जैसे हमें सीटेट क्वालिफाई करना है, तो जब तक एग्ज़ाम नहीं है, चाहे उसमें 2 घंटे भी बचे हों, तब तक हमें, अगर हमारी प्रिपरेशन में थोड़ी कमी रह जाती है तो हमें तब तक लड़ना है, सीखना है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति, ठीक है। महान लेखकों, कवियों, वैज्ञानिकों आदि की सफलता का रहस्य भी उनके परिश्रम ही है या उनका परिश्रम ही है। तो ये रहा गद्यांश फिलहाल। ठीक है, तो मनुष्य का भाग्य कैसे बनता है। अब पूरा गद्यांश का अगर आप सारांश निकालें तो वहाँ पे कार्य करने की बात को रखा गया है, जिसमें कि आप उन्मुख होके जो भी आपका गोल है उस पर आप परिश्रम करते रहिए। ठीक है, ये बात है। तो मनुष्य का भाग्य कैसे बनता है। दान करने से, धैर्य रखने से, संतोष करने से, परिश्रम करने से। तो गद्यांश के हिसाब से चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, परिश्रम करने से। आलसी व्यक्ति अपनी असफलता का दोष किसे देता है, ये भी हम लोगों ने गद्यांश में पढ़ा था। दूसरों को, अवसर न मिलने को, धन के अभाव को, भाग्य को। गद्यांश के हिसाब से भाग्य को, गद्यांश के हिसाब से गद्यांश में लिखा था कि आलसी व्यक्ति असफलता का दोष भाग्य को देते हैं कि हमारी किस्मत या हमारा भाग्य ही नहीं है, उस चीज़ को, इसी वजह से वो चीज़ या वो वस्तु या वो समय हमें नहीं मिल पा रहा। ठीक, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। प्रकृति किसका सम्मान करती है। भाग्य के बल का, चापलूसी करने का, पुरुषार्थ के बल का, तटस्थ बैठने का। तो देखिए हम लोगों ने कहा था प्रकृति किसके ऊपर झुकती है, पुरुषार्थ पे। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता। परिश्रमी व्यक्ति को, आलसी व्यक्ति को, पुरुषार्थी को, भाग्यवान व्यक्ति को। तो आप लोगों ने देखा कि चौथा जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा गद्यांश के हिसाब से, कि परिश्रमी व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता असफल हो जाने पर। कारण ये है कि वो ये सोचता है कि मैंने अपना 100% दिया। ठीक है, मैंने अपने 100% मैंने कोशिश करी और मेरा नहीं हुआ तो अगली बार होगा। चाहे एग्ज़ाम की बात करें, किसी भी चीज़ को लेकर जीवन में ऐसा होता है। ठीक है, तो गद्यांश के हिसाब से चौथे का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम है, क्या है, उत्साह है, तप है, सफलता है, भाग्य है। तो देखिए, किसी भी कोई भी चीज़ हमें पाना है, उसके लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, वो
पांचवे के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो वो तप है। अगर परिश्रम यहाँ होता तो परिश्रम होता, ठीक है, तप है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा गद्यांश के हिसाब से, और वैसे भी आप पढ़ के इसको समझ सकते हैं। पुरुषार्थ का पुरुष योग अर्थ हो जाएगा, विपरीत का अनुकूल हो जाएगा, ये हम लोग बातें कर चुके हैं। सामर्थ्य शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय शब्द समर्थ योग यह है, ईश्वर का पर्यायवाची नहीं होगा विधान। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके थे। तो ये रही गद्यांश की बातें। गद्यांश में हमने 9 क्वेश्चंस की बातें की और इसको समझा, जानने की कोशिश करी कि किस तरह से गद्यांश आते हैं और उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। हाँ, ये प्रश्न तो थोड़े इसमें इस गद्यांश में ठीक ठाक से दिए गए हैं, यानी कि समझने योग्य हैं। कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देखेंगे, अगर आपने हल किए होंगे, कि वहाँ पे गद्यांश भी लेंदी होता है और उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। समझ में तो आ जाते हैं, ऐसा रहते हैं गद्यांश के क्वेश्चन जो होते हैं वो समझ में आ जाते हैं। जब लेंदी हो जाती हैं चीज़ें, बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो उसमें टाइम भी लगता है, उसको समझने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो फिलहाल अब चलते हैं हम कहाँ पे, काव्यांश या पद्य के ऊपर। तो यहाँ पे भी हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो व्याकरण से संबंधित होगा उसे हम कर लेंगे, और उसके बाद हम काव्यांश को पढ़ने के बाद उससे संबंधित प्रश्न को करेंगे। तो अमर किस पर मुग्ध है, ये काव्यांश पढ़ने पर पता चलेगा, कविता पढ़ने पर। इस लोक का अमृत है, ये भी पद्य से ही संबंधित है। धात्री शब्द का अर्थ है, ये भी जो है हम जब कविता पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। किसकी नदियाँ सर्वत्र लहराने लगी, ये भी। बल वीर्य में समास है, ठीक है, बल वीर्य है यहाँ पे फिलहाल ये, ठीक है। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। तो इसमें तो द्वंद्व समास है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। और मही शब्द का अर्थ है महियशी, तक्र, भूमि और माता। तो मही का आप जानते हैं, ये बहुत ही आसान है, मही मतलब भूमि, ठीक है, पृथ्वी। तो चलिए इस पे हम और विस्तृत में बातें करेंगे। तब से सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या है काव्यांश में क्या लिखा गया है। तो निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। काव्यांश पढ़ते हैं। जो अन्य धात्री के सदृश सबको पिलाती दुग्ध है, पिलाती होगा यहाँ पे फिलहाल, ठीक है, पिलाती दुग्ध है। जो अन्य धात्री के सदृश सबको पिलाती दुग्ध है, जो अमृत इस लोक का जिस पर अमर भी मुग्ध है। तो ये प्रश्न बना था कि अमर किस पर मुग्ध है, अमृत इस लोक का जिस पर अमर भी मुग्ध है, ठीक है। वे धेनुएं प्रत्येक गृह में है दुही जाने लगी, यानी कि धेनुएं गायों की बात करी जा रही है। यो शक्ति की नदियाँ वहाँ सर्वत्र लहराने लगी। घृत आदि के आधिक्य से बलवीर्य का सुविकास है। क्या आजकल का सा कहीं भी व्याधियों का वास है उस समय गोवंश पलता, इस समय मदर वही। क्या एक हो सकता कभी यह और वह भारत नहीं। तो ये चीज़ें पहले की जो चीज़ें हैं, यानी कि यहाँ पे पृथ्वी, धात्री और उससे धेनुएं यानी कि गाय, इनसे संबंधित पहले के और अब के वर्तमान समय में तुलना की जा रही है। ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों ने देखा काव्यांश, अब देखते हैं इनसे संबंधित प्रश्न को। अमर किस पर मुग्ध है, सार, दधी, दुग्ध, अमृत। देखिए एक बात और है कि कभी कभी हम काव्यांश पढ़ते हैं और कुछ काव्यांश तो बहुत टफ हो जाते हैं, जिसमें उनके अर्थ हमें समझ में नहीं आते, लेकिन एक आउटलाइन कितना भी अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आपको ये तो होगा कि काव्यांश पढ़ते समय आप उसके एक मूल भाव को तो समझ जाते हैं, जिससे अगर आप ध्यान से उसको पढ़ के और क्वेश्चंस को हल करते हैं तो वो सही होगा। मुझे लगता है कि आप बढ़िया कर लेंगे, और सभी लोग जिसने प्रैक्टिस की है उसका तो बढ़िया ही होगा, कोई इसमें दो राय है नहीं। तो अमर किस पर मुग्ध है, पहले दूसरे लाइन में ही था, सार, दधी, दुग्ध और अमृत, ठीक है। पहले का जो सही ऑप्शन है वो तीसरा, ठीक है, तीसरा हो जाएगा दुग्ध पर, ठीक है ना। इस लोक का अमृत है दूध, दही, घृत और अमृत। तो दूसरे के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए, दूध, यानी कि यहाँ पे गाय और उसके दूध देने, जैसे जिस तरह से हमें धरती पालती है उसी तरह से गाय भी हमें अपना दूध पिला के पालती है, इस तरह से इस पे अर्थ निकलता है। धात्री शब्द का अर्थ है देने वाली,
धारण करने वाले, पालन करने वाले, और है आपका सेवा करने वाले। ठीक है, तो धात्री तीसरे के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो पालन करने वाली, जो पालती हो, धाय माँ जिसे कहते हैं। ठीक है, तो पालन करने वाली अपना दूध पिला के, जो धेनुएं हैं या गाय हैं, हमें पालती हैं एक तरह से, ये हो जाएगा। किसकी नदियाँ सर्वत्र लहराने लगी, घृत की, दूध की, जल की, शक्ति की। तो यहाँ पे आपको पता है इसमें कुछ है नहीं, किसकी नदियाँ सर्वत्र लहराने लगी, घृत की, दुग्ध की, जल की, या शक्ति की। चौथे के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो शक्ति की। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शक्ति की। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, किसकी नदियाँ सर्वत्र लहराने लगी, तो यो शक्ति की। अच्छा, यो देखिए, यो शक्ति की नदियाँ वहाँ सर्वत्र लहराने लगी। ठीक है, तो शक्ति की नदियाँ लहराने लगी। अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तब भी आप कर सकते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, बल वीर्य में समास है, तो हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, और आप डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑप्शन है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। ठीक है, पांचवे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो द्वंद्व समास तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास की बात कर ली जाए तो इसमें जो है प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रमुख होते हैं। ठीक है, और इनमें योजक चिन्ह, ये जो बीच में है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो ये द्वंद्व समास हो जाता है। और द्वंद्व समास से संबंधित और उदाहरण या एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके ज़रूर बताएं। मही शब्द का अर्थ जो है हम लोगों ने बात कर ली, भूमि होता है यहाँ पे, और छठवें का जो है सही ऑप्शन तीसरा हो जाता है। तो ये थे आज की क्वेश्चंस और पैसे से संबंधित क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका इन प्रश्नों में कितना सही रहा और कितना गलत रहा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।